हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा इरेथ्रोपोएसिस का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर किए थे, जिसमें हमने बताया था आपको कि इरेथ्रोपोएसिस फीटल स्टेज में यानी इंट्रायूटेराइन लाइफ में और एडल्ट स्टेज में कैसे कैसे होता है। ठीक है, आज हम उन फैक्टर्स को समझेंगे जो इरेथ्रोपोएसिस के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, इसमें मेनली 3 ग्रुप हैं फैक्टर्स के। पहला वो ग्रुप है जो आरबीसी के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा। दूसरा वो ग्रुप है जो क्या करेगा, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। और इसमें जो तीसरा ग्रुप है वो है कि जो आप आरबीसी, जैसे अगर आप जानते हैं कि जो आरबीसी होती है आपकी, इसके अंदर अगर हम इसके ड्राई वेट का 95% देखें तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। यानी इस आरबीसी में क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन भरा होता है। तो इस हीमोग्लोबिन को बनाने वाले फैक्टर्स, तो बेसिकली इरेथ्रोपोएसिस के लिए 3 ग्रुप ऑफ फैक्टर जरूरी होते हैं। पहला वो जो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, दूसरा वो जो आरबीसी को मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे, तीसरे वो जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उस हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, हम सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वो सारे फैक्टर कौन कौन से हैं जो इरेथ्रोपोएसिस में हेल्प करेंगे, जो इरेथ्रोपोएसिस के स्टिमुलेशन में हेल्प करेंगे, यानी इरेथ्रोपोएसिस को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करने वाला जो सबसे पोटेंट और मेन फैक्टर है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि आपकी किस बॉडी के किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो एक बहुत ज्यादा इंडिविजुअल फैक्टर होता है, वो सबसे ज्यादा पोटेंट फैक्टर होता है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का। दूसरा जो इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है इरेथ्रोपोएटिन। ये एक हार्मोन है जो आपकी किडनी से निकलता है। ये क्या करता है? आपके रेट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कैसे कैसे बढ़ाता है वो सब हम डिटेल में समझाएंगे थोड़ी देर बाद। तीसरा है थायरोक्सिन, जो एक हार्मोन है जो कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और ये भी रेट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चौथा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये कहां से निकलते हैं? ये निकलते हैं स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो से। कहां से? स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर कुछ स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, वो इन फैक्टर्स को रिलीज करती हैं, और ये फैक्टर्स क्या करते हैं? रेट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन फैक्टर देख लेते हैं। 3 बेसिकली मैच्योरेशन फैक्टर हैं जो इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करेंगे। पहला जो फैक्टर है विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालेमिन भी बोलते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो उसको बोलते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये हमारे स्टमक से रिलीज होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो इसको रिलीज करती हैं। ये जरूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, और विटामिन B12 जरूरी होता है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, ये थे हमारे मैच्योरेशन फैक्टर, सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो सारे फैक्टर जो जरूरी होते हैं हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। अब देखो नाम बता रहा है हीमोग्लोबिन, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। ठीक है, अब देखो जो ग्लोबिन होता है ये होता है प्रोटीन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? प्रोटीन पार्ट होता है। और जो हीम होता है ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, अब जो अगर प्रोटीन पार्ट है तो किससे मिलकर बना हुआ? अमीनो एसिड्स के लिए। तो क्या हमें इसके लिए अमीनो एसिड चाहिए? तो इसीलिए इसी ग्लोबिन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? अमीनो एसिड चाहिए होती है। और इन अमीनो एसिड के लिए हमें चाहिए होती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। हमारी डाइट में फर्स्ट क्लास प्रोटीन होनी चाहिए, यानी वो प्रोटीन होनी चाहिए जो हमें किससे मिलेगी? एनिमल सोर्स से मिलेगी, यानी मीट वगैरह खाने से मिलेगी। मीट, एग, ठीक है, मिल्क वगैरह, इससे मिलकर हमको मिलेगी। ठीक है, तो हमें अमीनो एसिड चाहिए जो ग्लोबिन का फॉर्मेशन कर सकें, पहली चीज। अच्छा, ग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हीम का फॉर्मेशन करना है। अब देखो हीम का एक मेन कंपोनेंट होता है आयरन, तो हमें आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए? आयरन चाहिए। अब देखो आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर आपको करना है अपनी बॉडी में तो उसके लिए कॉपर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कॉपर की भी जरूरत चाहिए। ठीक है, और जब हम हीम का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, किसकी हेल्प से? आयरन की हेल्प से हम हीम का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो हमें 2 एलिमेंट और चाहिए होते हैं, कोबाल्ट और निकेल। तो हमें 4 एलिमेंट चाहिए, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और निकेल। किसके लिए? हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, थर्ड थिंग इज विटामिन। हमें कुछ विटामिन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन D एंड विटामिन E। हमें ये सारे विटामिन की भी जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, अगर इन सारे फैक्टर्स में से, अगर इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो हमें क्या हो जाएगा? आरबीसी की कमी हो जाएगी, और हम कह देंगे क्या हो गया है? एनीमिया हो गया। क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स और मैच्योरेशन फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे
जो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने आपको बताया था हाइपोक्सिया। देखो क्या होता है, जब आपकी बॉडी के किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपके टिश्यू से एक फैक्टर, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है, तो जहां भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई है वहां से क्या निकलता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। और ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो होता है ये कहां जाके एक्ट करता है, किडनी में जाके एक्ट करता है। कहां जाके एक्ट करता है, या आपकी किडनी में जाके एक्ट करता है, और किडनी से रिलीज करवाता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन। अच्छा, इरेथ्रोपोइटिन किडनी में कहां से निकलता है, तो देखो हमारी ये मान लीजिए किडनी की नेफ्रॉन, किडनी में क्या होती है, किडनी की जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में भी एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। तो किडनी जिन सेल्स से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले। इन लूप ऑफ हेनले के पास से गुजर रही होती है कुछ ब्लड कैपिलरी, इनको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, तो यहां से इनके पास से ये गायब हो जाता है, इसलिए हम ऐसे करके बना दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, इन लूप ऑफ हेनले के पास से कुछ कैपिलरी गुजर रही होती है, ब्लड कैपिलरी गुजर रही होती है, इसी को हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है लूप ऑफ हेनले के पास, यही क्या रिलीज करता है, यही रिलीज करता है इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है इरेथ्रोपोइटिन। हमने आपको क्या बताया, जब भी आपकी बॉडी में क्या होगा, बॉडी के किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक फैक्टर निकलेगा, क्या, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। वो कहां जाके एक्ट करेगा, किडनी पे, और किडनी से क्या रिलीज करवाएगा, एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। ये इरेथ्रोपोइटिन अब कहां जाके एक्ट करेगा, आपके बोन मैरो पे। कहां पे जाके एक्ट करेगा, बोन मैरो पे जाके एक्ट करेगा। और बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, क्या है, स्टेम सेल्स हैं आपके बोन मैरो में, उन स्टेम सेल से आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा। समझ आ गई। देखो इरेथ्रोपोइटिन का बेसिकली वर्क क्या होता है, इरेथ्रोपोइटिन का बेसिकली वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, उनसे क्या बनता है आरबीसी, उनसे क्या बनता है आरबीसी। यानी इन स्टेम सेल्स में बहुत ज्यादा डिवीजन और डिफरेंशिएशन होते हैं, तब जाके क्या बनती है आरबीसी। तो इन डिवीजन और डिफरेंशिएशन का रेट को बढ़ा देता है ये इरेथ्रोपोइटिन। बात समझ आ गई आपको। ये जो इरेथ्रोपोइटिन है ये इन स्टेम सेल से जब आरबीसी बनती है तो इस स्टेम सेल से आरबीसी बनने के दौरान बहुत ज्यादा डिवीजन और डिफरेंशिएशन होते हैं, तो इन डिवीजन और डिफरेंशिएशन को रेट को बढ़ा देता है ये इरेथ्रोपोइटिन, और इस तरीके से आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, तेज कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी से रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई आपकी बॉडी में, वहां से निकला क्या, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। वो कहां जाके एक्ट किया, किडनी पे। किडनी से क्या रिलीज हुआ, इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन कहां गया, बोन मैरो में। और बोन मैरो में कहां पे, स्टेम सेल्स के पास। और स्टेम सेल से क्या प्रोडक्शन करवाया, आरबीसी का प्रोडक्शन करवाया, और आपकी बॉडी में आरबीसी का काउंट बढ़ गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अभी इसका मतलब क्या है कि इरेथ्रोपोइटिन भी क्या है, एक फैक्टर है जो बहुत जरूरी है किसके लिए, आरबीसी का प्रोडक्शन कराने के लिए, यानी वो भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। तो इरेथ्रोपोइटिन को पढ़ लेते हैं। अब जो इरेथ्रोपोइटिन है इसी का दूसरा नाम होता है हीमोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिन बोलते हैं। ठीक है, ये एक हार्मोन है। क्या है, एक हार्मोन है, और किस नेचर का है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है। ठीक है, किस नेचर का है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर का है। किसके द्वारा रिलीज होता है, हमने आपको बता दिया था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा रिलीज होता है। किडनी की पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा रिलीज होता है। स्मॉल अमाउंट में ये लिवर और ब्रेन के द्वारा भी रिलीज होता है। स्मॉल अमाउंट में ये लिवर और ब्रेन के द्वारा भी रिलीज होता है। ठीक है, तो दो फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, हाइपोक्सिया और इरेथ्रोपोइटिन, जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनको हम समझते हैं। एक है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जैसा कि आप जानते हैं एक हार्मोन है, और ये हार्मोन कहां से निकलता है, आपको पता है, थायराइड ग्लैंड से। कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, ये बीएमआर को बढ़ा देता है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। आप सिंपल भाषा में ये समझिए, ये हमारी बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म यानी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उन सबके रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जब सबके रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसी तरीके से ये इरेथ्रोपोइसिस में होने वाली रिएक्शन जो होती है उनके भी रेट को तेज कर देता है, और इस तरीके से इरेथ्रोपोइसिस के रेट को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन बीएमआर इंक्रीज कर देता है, और बीएमआर के साथ साथ इरेथ्रोपोइसिस को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, देखो
दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। ये जो हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन्स, क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन्स और एक को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स फैक्टर। ठीक है, देखो इनका फर्क फंक्शन क्या होता है। देखो जो आपको पता है आपके बोन मैरो में होते हैं स्ट्रॉम, आपके बोन मैरो में होती है स्टेम सेल्स, और इन स्टेम सेल्स में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है। डिवीजन को ही हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा डिवीजन या प्रोलिफरेशन होता है और फिर डिफरेंशिएशन होता है तब जाके बनती है आपकी आरबीसी। ठीक है, अब देखो डिवीजन कराने के लिए और डिफरेंशिएशन कराने के लिए हमें कुछ इंड्यूसर चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता है, कुछ इंड्यूसर चाहिए होते हैं, कुछ केमिकल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जो डिवीजन वाले कराने वाले जो इंड्यूसर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डिवीजन प्रोलिफरेटिव इंड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव इंड्यूसर्स। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन कराते हैं उनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटर इंड्यूसर। डिफरेंशिएटर इंड्यूसर, तो हमें यानी कुछ केमिकल चाहिए होते हैं जो इस डिवाइड करने के रेट को इंक्रीज करते हैं और ये इस डिफरेंशिएशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। अगर एक बार डिवाइड करने का रेट और डिफरेंशिएट करने का रेट बढ़ जाएगा तो क्या आरबीसी का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं और जिनको हम स्टेम सेल्स फैक्टर बोलते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं यही वर्क करते हैं इसकी तरह, यानी इंड्यूसर की तरह वर्क करते हैं और रेट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं तो स्टेम सेल्स से आरबीसी बनने के लिए कई मर्तबा डिवाइड होना पड़ता है और डिफरेंशिएट होना पड़ता है। इन डिवाइड और डिफरेंशिएट के रेट को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन्स और स्टेम सेल फैक्टर होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेम सेल्स और ये फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, ये डिवाइड और डिफरेंशिएशन के रेट को बढ़ा देते हैं और इस तरीके से आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेम सेल फैक्टर्स होते हैं ये रिलीज किए जाते हैं स्ट्रोमल सेल के द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो के द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में एक और तरह की स्पेशल सेल पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स, उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये रिलीज किए जाते हैं किसके द्वारा, ये तीन तरह के इंटरल्यूकिन होते हैं, IL-3, IL-6 और IL-11। IL-3 जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा रिलीज होता है, IL-6 जो होता है वो टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज के द्वारा रिलीज होता है, और जो IL-11 होता है, इंटरल्यूकिन 11 होता है, ये हमारे बोन्स की ही ऑस्टियोब्लास्ट सेल के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, स्टेम सेल फैक्टर जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, स्टेम सेल फैक्टर जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ये रिलीज किए जाते हैं स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो के द्वारा। ठीक है, और ये कौन कौन से चार तरह के होते हैं उनको आप डिस्कस करिएगा। तो एक को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। एक तो ये दो फैक्टर हो गए, और जो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है थ्रोम्बोपोएटिन। क्या होता है, थ्रोम्बोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, और एक होता है इराथ्रोपोएटिन, इराथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो ये जो चार स्टेम सेल फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड और डिफरेंशिएशन के रेट को बढ़ा देते हैं और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस की थी आपके सामने, कौन से, स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कौन से फैक्टर, स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब हम बात करेंगे मैच्योरेशन के फैक्टर के बारे में जो आरबीसी के मैच्योरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी ये क्या करेंगे, इमेच्योर आरबीसी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मैच्योर आरबीसी में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम फैक्टर की बात करें विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबिलेमिन और एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, इसको हम एक्सटर्नली डाइट के थ्रू लेते हैं और ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है थोड़ी बहुत अमाउंट में लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। बाकी हम मेनली इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नली डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, इसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी के मैच्योरेशन में। ठीक है, अब जो विटामिन B12 है जिसको हम किसके थ्रू ले रहे हैं, डाइट के थ्रू ले रहे हैं, तो इसका हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जरूरी है, और इसका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है एक फैक्टर को जिसको हम बोलते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है
हमारी डाइट में जो विटामिन B12 प्रेजेंट होती है उसको। ठीक है, तो विटामिन B12 डाइट के थ्रू लेते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की, जो कहां से रिलीज होता है, हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, और ये कहां जाके स्टोर हो जाता है, जब हम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तब ये बोन मैरो में भेज दिया जाता है मैचुरेशन के लिए। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन B12 का, ये हेल्प करता है डीएनए सिंथेसिस, आरबीसी में जो डीएनए होता है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, और विटामिन B12 आरबीसी के मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, और अगर ये मैचुरेशन में हेल्प करता है तो इसका मतलब अगर ये कमी हो जाएगी इसकी तो सेल में मैचुरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जब इसका मैचुरेशन नहीं होता है, जब इसका प्रॉपर्ली मैचुरेशन नहीं होता है, तो देखो जब सेल मैच्योर होती है तो क्या होती है, जब सेल का हमने मैचुरेशन पढ़ा था, तो जब सेल मैच्योर होती है तो वो अपने साइज को रिड्यूस करती है। ठीक है, साइज को रिड्यूस करती है, तो साइज रिड्यूस नहीं हो पाएगा, सेल कैसी रहेगी, लार्ज साइज की रहेगी, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो फ्रेजाइल होगी, यानी बहुत वीक होगी, इजिली टूट जाएगी। तो इसलिए जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की, तो हमें जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी आरबीसी इसमें लार्ज साइज की हो जाती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि वीक हो जाती है। दूसरा इसमें एक और डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया तब होती है जब हमारे अंदर ये जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने वाला जो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर था, ये अगर एब्सेंट हो। देखो, अगर ये कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी खुद से हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, ओके। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी तो प्रोडक्शन होगा नहीं, मैच्योर नहीं होंगी, तो एनीमिया तो वैसे ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज हुआ, उसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हुई, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हुई तो आरबीसी मैच्योर नहीं हुई, और आरबीसी मैच्योर नहीं हुई तो एनीमिया हो गया, और एनीमिया को हमने क्या बोल दिया, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी कौन सी सेल से, पैराइटल सेल से। ठीक है, और क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और अगर नहीं होगा तो क्या डिसीज हो जाएगी, पर्नीशियस एनीमिया। एक और फैक्टर है फॉलिक एसिड, जो आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, जो कहां से लिया जाता है, बेसिकली डाइट से। हमारी बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं होता, और इसका काम क्या होता है, वही जो विटामिन B12 के काम होते हैं, डीएनए सिंथेसिस कराना, सेल डिवीजन कराना और मैच्योरेशन कराना। अगर ये नहीं होगा फॉलिक एसिड तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ना मैच्योरेशन होगा, ना सेल डिवीजन होगा, ना डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी जब विटामिन B12 और विटामिन फॉलिक एसिड दोनों की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तब जो आरबीसी में रिडक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते थे। अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान कहीं कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।